हेलो बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी तक जितना भी आपने लेक्चर देखा है उसमें आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े होंगे, लेकिन आज हम बच्चों बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और मैंने शुरू वाले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, तो हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। साथ में हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ, और बच्चों साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होती है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हेडिंग होगी इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? ठीक है, तो मैं एक रिएक्शन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, और बच्चों जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो हमेशा दो कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, या उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे या उसको मेल्ट करके लेंगे, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या तो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में हो या वो मोल्टेन स्टेट में हो, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है उसके एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में, तो वो डिकम्पोज हो जाता है। और बच्चों डिकम्पोज होके क्या बनाता है? कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। सपोज NaCl की मैं बात करूं तो डिकम्पोज होके सोडियम मेटल बनता है और Cl2 गैस बनती है। ठीक है, समझ में बात आ गई? तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? डिकम्पोजिशन ऑफ, देखो मैं अब लिख ही देता हूं यहां पर, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और उस इलेक्ट्रोलाइट का या तो हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और मोल्टेन स्टेट, या तो वो मोल्टेन स्टेट होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गिव डिजायर प्रोडक्ट, डिजायर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हुआ? जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उस डिवाइस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो द डिवाइस यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइसिस, used to electrolytic process is called electrolytic cell। ये तो हुआ ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, बस हो गया इलेक्ट्रोलाइटिस। वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है। ठीक, अब बच्चों हम बात करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होती है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने, तो कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब बच्चों देखो, एक मैं सेल बनाता हूं और उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और मैकेनिज्म हम समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बच्चों, चलो तो हेडिंग लगा ली होगी आपने। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बीकर होता है, उस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं? एक सॉल्यूशन रखते हैं, और सॉल्यूशन बच्चों किसका होगा? उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का होगा, जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाह रहे हो। सपोज मैं यहां पर NaCl को मोल्टेन स्टेट में रखता हूं, मोल्टेन स्टेट, ध्यान रखना है ना, एक्वस सॉल्यूशन अलग होता है, मोल्टेन स्टेट अलग होती है। तो अभी मैंने इसके अंदर एक्वस NaCl को पिघला के रख दिया। ठीक,
अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम 2 इलेक्ट्रोड इसमें फिट कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रोड ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने ये फिट कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक। अब इन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो देखो, ये इधर मैंने कनेक्ट कर दिया, ये इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक। डीसी, ये प्लस, ये हिस्सा माइनस, ठीक है। ये वाला हो जाएगा कैथोड और ये वाला हो जाएगा एनोड। समझ में आ गया। तो ये हमारा सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम है, ठीक। अब यहां पर बच्चों 2 चीजें आपको समझनी है। एक तो आपको समझना है कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं और उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। दूसरा, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसकी मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है और कौन से प्रोडक्ट हमें मोल्टेन स्टेट में मिलेंगे और कौन से प्रोडक्ट हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड्स। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरे होते हैं रिएक्टिव टाइप के इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड में एग्जांपल अब लेंगे, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया और कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में हो गया, ध्यान रखना। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में जैसे सिल्वर हो गया एंड कॉपर हो गया। जो बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं वो कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, मतलब उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है। ये केवल सरफेस प्रोवाइड करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को आने के लिए और जाने के लिए, बस जैसा हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था। तो समझ में मेरी बात। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दे डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी खुद का ना तो रिडक्शन होगा ना तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। दे ओनली एक्ट एज सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे मेरी बात। जैसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हमने यूज किया था, तो प्लेटिनम का ना तो रिडक्शन हो रहा था ना तो ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो बच्चों ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में हिस्सा लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हम सिल्वर और कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी हम यहां लिख सकते हैं दे टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड में पॉसिबल होता ही है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोड के बारे में था हमारे पास, ठीक है बच्चों। दूसरा, जो आपने इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन भरा है या मोल्टन स्टेट भरा है, उस पर क्या फर्क पड़ता है, इतना आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो, सपोज मैं NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन यहां पे रखता हूं, तो बच्चों जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हमें केवल 2 ही आयन मिलेंगे, Na+ और Cl-, ठीक है। लेकिन अगर मैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, NaCl इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन, तो हमें कुछ और ही प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो, एक तो NaCl का डिग्रेडेशन, तो क्या मिलेगा Na+ और Cl-। दूसरा बच्चों इसमें वाटर भी है, तो वाटर में H+ and OH-। ये देखो, तो अब आपको जो है इस कंडीशन में अलग प्रोडक्ट मिलेंगे और इस कंडीशन में अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैं आपको दोनों कंडीशन बता दूंगा कि किस कंडीशन में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। समझे मेरी बात। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों NaCl के मोल्टन स्टेट का इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो देखो, NaCl की मोल्टन स्टेट हम लेंगे तो इसके अंदर कौन से आयन होंगे, 2 आयन होंगे इसके अंदर, एक Na+ होगा और दूसरा Cl- होगा,
ठीक है। अच्छा, जब आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, वोल्टेज दी, तो क्या होगा बच्चों, जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे। ये तो हुआ, ठीक। तो देखो, जो हमारे पास नेगेटिव है आयन है वो एनोड की तरफ माइग्रेट होंगे और जो पॉजिटिव सोडियम है वो किसकी तरफ माइग्रेट होंगे, कैथोड की तरफ माइग्रेट होंगे। ये तो हुआ, ठीक है। ये तभी होगा जब आप ऊपर से वोल्टेज अप्लाई करोगे। अब जब बच्चों ये आयन जो है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे, उसकी तरफ आ जाएंगे, तो ये आयन अपने आप को डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी दे गेट न्यूट्रलाइज बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरी कंडीशन में होगा, है ना। तो जब ये आयन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाएंगे तो ये आयन अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। और चार्ज न्यूट्रलाइज कब होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, देखो एनोड कौन सा है, ये वाला है ना। एनोड पर कौन सा है, Cl माइनस है। तो Cl माइनस क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक न्यूट्रल Cl में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये हुआ एनोड पर। जैसे एनोड पर पहुंचा उसने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन, ये तो हुआ। अच्छा, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर कौन सा था बच्चों, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और न्यूट्रल सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस मतलब रिडक्शन। तो कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। समझे मेरी बात। अब बच्चों देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या एक्सेप्ट करके अपने न्यूट्रल स्पीसीज या न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंजेस। ध्यान रखना है ना। तो दीज टू इज कॉल्ड प्राइमरी चेंजेस। प्राइमरी चेंजेस का मतलब आयन कन्वर्ट इनटू इट्स न्यूट्रल एटम, ठीक है। अब बच्चों ये न्यूट्रल एटम क्या करेंगे, साथ में कंबाइंड होके, जैसे Cl कंबाइंड हुआ, Na कंबाइंड हुआ, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब देखो दूसरी स्टेज में क्या होता है, ठीक है। एट, चलो एनोड पर ही बात करेंगे। तो Cl प्लस Cl, तो क्या बनाएगा बच्चों, Cl2 गैस बनाएंगे और सोडियम एटम जो है आपस में कन्वर्ट होंगे, क्या बनाएंगे, सोडियम मेटल बनाएंगे। तो जब बच्चों न्यूट्रल एटम आपस में कंबाइंड होके प्रोडक्ट बनाते हैं, दीज आर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंजेस। सेकेंडरी चेंजेस, समझ में बात आ गई, कहां प्राइमरी चेंज हुआ, कहां सेकेंडरी चेंज हुआ। तो बच्चों देखो, Cl2 गैस हमें कहां मिलेगी, एनोड पे, और सोडियम मेटल हमें कहां मिलेगा, कैथोड पर। बस ये होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो जब हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें Cl2 गैस एनोड पर मिलती है और Na सोडियम मेटल हमें कैथोड पर मिलता है। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो 2NaCl, और ये बच्चों किस फॉर्म में, अपनी लिक्विड फॉर्म में है। तो यहां पर हम इनका कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, 2Na, और ये सॉलिड मिलेगा। तो सोडियम मेटल कहां पर मिलेगा हमें, कैथोड पर, ठीक है। और प्लस जो हमारा क्लोरीन गैस है वो हमें कहां मिलेगी, एनोड पर। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से हमने ये दोनों प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। नोट करो जरा फटाफट। अब काफी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है ना, धीरे धीरे। इतना समझ में आ गया।
चलो अब बच्चों हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटेड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसको मॉल्टन एसिड से मैं क्या करूंगा, एक्वा सोल्यूशन लूंगा NaCl का। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो, है ना, तो यहां पर मैं NaCl का अब क्या लेने वाला हूं, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो कहानी वही हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन बच्चों इस समय कितने पॉजिटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे और 2 नेगेटिव होंगे। देखो कैसे, यहां पर मैं लिखता हूं, है ना, NaCl ये है एक्वस, तो NaCl किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, और ये दोनों किस फॉर्म में रहेंगे, एक्वस एंड एक्वस। ठीक है, उसी तरह जो है हमारा वाटर भी है, एक्वस सॉल्यूशन लिया ना, तो वाटर क्या है बच्चों, लिक्विड है, तो वाटर किस में टूटेगा, H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। समझे मेरी बात। तो अब हमारे पास 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, तो दे गोज टू कैथोड। ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, दे गोज टू एनोड। समझे मेरी बात, ये बताया था क्योंकि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर अप्लाइड की, तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है आयन निकल जाएंगे। तो अब कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर मैं ढंग से लिखता हूं, है ना, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कैथोड पर क्या हुआ। एट कैथोड, कैथोड पर हमारे 2 आयन हैं, Na पॉजिटिव और H प्लस। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, Na और H, ये तो हुआ। ठीक है, या यहां पर मैं 2 लिख लेता हूं, चलो बनाने के लिए ना, H2, ताकि रिएक्शन करने में मुझे आसानी हो। H2 लिख दिया मैंने, है ना, और यहां पर सोडियम मेटल। ठीक है, ठीक। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों पॉजिटिव आयन इस कैथोड के सामने जाएंगे तो दोनों डिस्चार्ज नहीं होंगे, यानी दोनों कभी भी एक साथ न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक न्यूट्रलाइज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। कौन सा न्यूट्रलाइज होगा ये डिपेंड करेगा बच्चों कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। तो हम सब लोग जानते हैं सोडियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, प्लस ज्यादा है, ये तो हुआ ना, और हाइड्रोजन क्या है, 0 0। देख, तो मैं आपको बताता हूं ना, तो मैंने लिखा यहां पर बच्चों, सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है E0 है वो -2.71 है, और इसका E0 है, हाइड्रोजन का E0 है 0.00 वोल्ट, ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा देखो, तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ज्यादा है, तो इसका मतलब बच्चों क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन के मुकाबले। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना प्लस होगा वो उतना जल्दी रिड्यूस होगा, यानी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कंपटीशन है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा बजाय सोडियम के। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा H प्लस इजिली रिड्यूस्ड देन सोडियम प्लस, और किस पर डिपेंड किया, इसके रिडक्शन पोटेंशियल। तो H प्लस रिड्यूस हो जाएगा और H2 में यहां पर सॉरी H2 नहीं लिखूंगा, H लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, H2 बाद में आएगा, अभी H लिखो बस। ठीक है, करेक्शन कर लेना है ना आप, H लिखना है, H2 में बाद में प्रोडक्ट बनाऊंगा तब लिखूंगा। तो H जो है जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, है ना, बजाय सोडियम के।
तो बच्चों क्या होगा, सोडियम प्लस रिमेन इन सॉल्यूशन। तो अब सोडियम डिस्चार्ज नहीं होगा, केवल H प्लस डिस्चार्ज होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, कैथोड हो गया। एनोड पर भी कुछ ऐसे होगा, एट एनोड। तो एनोड पर दोनों आयन आ जाएंगी, एक आएगा Cl माइनस, ठीक है बच्चों, और Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है OH माइनस, ये कन्वर्ट होगा OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, Cl जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बजाय OH की, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो Cl विल इजिली लूज इलेक्ट्रॉन देन OH। तो Cl अपने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन OH जो है न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट नहीं होगा, केवल वो सॉल्यूशन में रहेगा जैसे ऊपर था, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे Cl माइनस इजिली ऑक्सीडाइज, ये तो हुआ, देन OH माइनस, सो OH माइनस रिमेन इन सॉल्यूशन। तो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में यही कंसेप्ट आता है कि दो दो आयन जो है उस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन उन दोनों आयन में से केवल एक ही आयन जो है न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे, ठीक है। तो यहां पर Cl कन्वर्ट हुआ और ऊपर क्या कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ, ठीक है। OH यहां पर सॉल्यूशन में रहेगा और यहां Na सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। तो अब कहानी क्या बनी देखो, अब कहानी ये बनी बच्चों कि हाइड्रोजन इधर और क्लोरीन इधर, ठीक है। यहां पर दोनों के दोनों अपने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस पूरे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंजेस, है ना, प्राइमरी चेंजेस। और अब इस प्राइमरी चेंजेस से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, वो सेकेंडरी चेंजेस होगा। तो अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस में कन्वर्ट होगा, और Cl प्लस Cl किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा। और बच्चों सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, तो सोल्यूशन में क्या बनेगा, NaOH। तो देखो सोल्यूशन NaOH और H किस में आएगा, ये कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी और एनोड पर जो है क्लोरीन गैस रिमूव होगी, और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, NaOH। तो ये बच्चों 1 2 और 3 प्रोडक्ट बनेंगे जब हम NaCl के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। नोट करो जरा फटाफट, है ना। तो समझ में आना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन लेने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, और हमारे पास मॉल्टन स्टेट लेने से क्या प्रोडक्ट बनेगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी चेंजेस और सेकेंडरी चेंजेस क्या होता है वो आपको समझना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं जिसमें मैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो मैं यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या लेने वाला हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। चेंज करते हैं यहां पर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज अभी ध्यान रखना, अभी जो मैंने NaCl लिखा था उस पर इनर्ट इलेक्ट्रॉन यूज होता है ना, लेकिन बच्चों कॉपर सल्फेट पे हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, यानी कैथोड और एनोड बनाते हैं, वो कॉपर के ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, ध्यान रखिए, है ना। यहां पर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं जैसे कॉपर। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एनोड जो होगा वो इम्प्योर कॉपर मेटल का बना होगा, और जो बच्चों कैथोड होगा वो प्योर कॉपर का बना होगा, ध्यान रखना इतने, ठीक है। कैथोड हम प्योर कॉपर का बनाएंगे, एनोड हम जो है इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे। तो कैथोड कॉपर का भी बना होगा, एनोड भी कॉपर का ही बना होगा,
कितना समझ में आ गया? ये जो है इम्प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है। अब इस प्योर और इम्प्योर में क्या मतलब सिमिलैरिटी डिफरेंशिएशन है या क्यों हमने ऐसा लिया, वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब कितने आयन बनेंगे? 4 आयन बनेंगे। देखो कॉपर सल्फेट एक्वस, तो इसको डिग्रेड करोगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव बनेगा। उसी तरह इसके अंदर वाटर भी है लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर को डिग्रेड करोगे तो H प्लस एंड OH माइनस बनेगा। ठीक है, जो पॉजिटिव वाले आयन हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, गोज टू कैथोड। जो नेगेटिव वाले आयन हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? गोज टू एनोड। समझ में बात आ गई? ठीक है, अच्छा अब कैथोड में जाके क्या करेंगे? दोनों के दोनों नहीं, कोई एक डिस्चार्ज होगा और यहां पर भी कोई एक डिस्चार्ज होगा। देखो अब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एट कैथोड। तो आप कैथोड के नजदीक पहुंच के Cu2 प्लस एंड H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन को है ना, हाँ, तो बना Cu सॉलिड, केवल Cu, हाँ Cu सॉलिड है ना, और H प्लस भी जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? चलो 2H लिखता हूं मैं यहां पे, H2 गैस। ठीक है भाई, दोनों कैथोड के नजदीक पहुंच के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो हुआ, क्योंकि कैथोड में क्या है? Cu प्लस प्लस है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना आपको कि दोनों में से केवल एक ही डिस्चार्ज होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल पर। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था बच्चों? 0.00, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था? प्लस 0.34। यस, क्या लगता है कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? कॉपर। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर दूसरे से जल्दी रखता है। ये तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा? केवल कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन प्लस रिमेन इन द सॉल्यूशन। समझे मेरी बात? तो कॉपर इजिली रिड्यूस देन H प्लस। तो बच्चों जब कॉपर रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा? कॉपर सॉलिड बनाएगा। तो वो जो कैथोड है वो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, क्योंकि इस पर कॉपर लगता जाएगा। इसलिए मैंने कहा कैथोड जो है प्योर मेटल का बना होता है। समझे मेरी बात? तो कैथोड का साइज बढ़ता जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हो। इनर्ट इलेक्ट्रोड में ऐसा कुछ होता नहीं है। एनोड में क्या हुआ? देखो एनोड, ये दोनों जाएंगे, SO4 माइनस माइनस OH माइनस माइनस, दोनों जो है क्या करेंगे? रिड्यूस होंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन OH 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती है, क्योंकि इन दोनों से पहले ऑक्सीडाइज होंगे ना, इलेक्ट्रॉन दिया, इन दोनों से पहले जो यहां पर इम्प्योर कॉपर था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से देखो, यानी ये दो भी कंपटीशन में है और खुद कॉपर मेटल भी कंपटीशन में है। तो इन दोनों से पहले कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, क्योंकि वो रिडक्शन पोटेंशियल उस हिसाब से उसका होता है ना। तो कॉपर मेटल यहां पर इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा बजाय सल्फेट आयन और OH आयन की। तो सल्फेट आयन और OH आयन यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे। कौन ऑक्सीडाइज होगा बच्चों? जो हमारा इलेक्ट्रोड कॉपर का बना था, इम्प्योर कॉपर का बना था, वो यहां पर ऑक्सीडाइज होगा और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस आयन देना स्टार्ट कर देगा। समझे मेरी बात? तो ये कहानी यहां पर बनती है। तो एनोड पर कॉपर प्लस बनेगा और कैथोड पर जो है कॉपर सॉलिड बनेगा। अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों? यहां पर देखो, यहां से कॉपर निकलेगा कॉपर 2 प्लस की फॉर्म में,
और कॉपर 2+ अपने कैथोड पर जो है कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से इम्प्योर मेटल धीरे 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 डिग्रेड होगा और यहां पर प्योर मेटल क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये छोटा होता जाएगा, इस तरह से पतला होता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा, ये कहानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिएक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज करते हैं। समझ में बात आ गई? नोट करो जरा फटाफट, है ना। तो बस केवल समझने का ही फेर है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। चलो, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो सारा, है ना। चलो अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन में, जिसमें बच्चों फैराडे लॉ हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कितना बन रहा है, और कोई मेटल डिग्रेड हो रहा है तो वो कितना डिग्रेड हो रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, तो फैराडे ने कुल मिला के 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, उसी पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्चुअल में होता क्या है, देखो फैराडे ने क्या काम किया और क्या ऑब्जर्व किया, और उसके बेसिस पे उसने लॉ बनाए थे, ठीक है। तो बच्चों देखो फैराडे ने क्या किया कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। सपोज मैंने अभी कॉपर का लिया है ना, तो बच्चों क्या होता है, जब हम किसी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ हम उसके सॉल्यूशन का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो एक तरफ मेटल डिग्रेड होता जाता है और दूसरी तरफ मेटल में क्या होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है। तो जिस मेटल से मेटल निकल रहा है उसको हम बोलेंगे लिबरेशन, और जिस मेटल पर मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो बच्चों ये जो मेटल यहां पर डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। तो फैराडे ने यही लॉ दिया है कि जब हम किसी मेटल का डिपोजिशन देखते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, और वो बच्चों डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है। तो बस यही करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखो इक्वेशन आती है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बस ये फैराडे फर्स्ट लॉ। यहां पर बच्चों W का मतलब क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ध्यान रखना है ना। और Q का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम मेजर करेंगे, कूलम में, इन क्या स्पेलिंग होती है भाई इसकी, यहाँ COULOMBS है ना, हाँ कूलम्स, ठीक है भाई। तो W का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस या लिबरेटेड, Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बनी, द फैराडे फर्स्ट लॉ सेज दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड, ये हुआ ना, फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional
द करंट प्रोवाइडेड, ये तो हुआ। तो वो कितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, कितना करंट हमने दिया है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। करंट की अमाउंट बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो भी जो है बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो डब्ल्यू क्यू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमारा जो क्यू है, क्यू को कैसे करेंगे? क्यू होता है बच्चों आई इंटू टी। आई का मतलब होता है एम्पियर। जब हम करंट देते हैं तो करंट को किस में हम मेजर करते हैं? एम्पियर में। ठीक है, तो आई का मतलब होता है करंट इन एम्पियर, और टी का मतलब होता है कितनी देर तक उसको आपने दिया है। तो हम टाइम लेंगे बच्चों सेकंड में, ध्यान रखना हमेशा बच्चों, है ना, सेकंड्स। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कितना करंट कितनी देर तक दिया गया है। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा अब देखो एक और चीज आगे निकल के आती है, W इक्वल टू, अगर हम जो है इस प्रोपोर्शनल को हटाना चाहे तो यहां पर था ZQ। ठीक है बच्चों, तो Z का मतलब होता है यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल EQUI इक्विवेलेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दूंगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इतना नोट कर दो फटाफट, हो गया इतना? ठीक है, चलो अब बच्चों बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ, पन्ने भी उड़ रहे हैं भाई, दूसरा मार्कर कहां गया? ये रहा। फैराडे फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखो फैराडे सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रोलाइट है और उन चारों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो कितना मैटर डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा बच्चों उन मेटल के इक्विवेलेंट वेट पर। तो बस वही लिखने वाला हूं मैं। देखो, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is provided to different electrolyte, है ना, अलग अलग हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उनमें अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, when same quantity of electricity is provided to the different electrolyte, the substance deposited, मैं डिपॉजिटेड लिखूंगा, लिबरेटेड का इतना यूज कम होता है। सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ध्यान रखना बच्चों, उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। अच्छा, किसी सब्सटेंस का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहे तो क्या होगा? देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ये तो सबको मालूम होगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाई क्या लिखते हैं भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ये तो हुआ। ठीक है, तो हमारा उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं। तो धीरे धीरे नोट करते जाओ, सबसे समझ में आएगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ भी होगा, फैराडे सेकंड लॉ भी होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो, फैराडे
का जो लॉ दिया है उसके बेसिस में बच्चों उसने एक इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को डिफाइन किया है। अब वो कैसे आती है मैं आपको बता देता हूं, है ना। चलो ये दोनों हो गए, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 फैराडे बराबर कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मालूम होगा आपको। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है 1 फैराडे बराबर। अब ये कहां से आए देखो बच्चों, है ना। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि एक हमारे पास Na पॉजिटिव आयन है और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na सॉलिड बना रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने पर कितने चार्ज का एक्सचेंज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, ये तो हुआ, ठीक है। तो when 1 electron is exchanged, the charge will be, या the electricity will be, the charge will be कितना होता है बच्चों, 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये तो होता है, ठीक। अच्छा, यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने पर एक सोडियम एटम बन रहा है, ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी। अगर बच्चों इसको मैं मोल में कन्वर्ट करूं, मैं ये बोलूं कि अगर 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल सोडियम एटम बना रहे हैं, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये तो हुआ, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। किसी प्रोडक्ट का अगर 1 मोल बन रहा है तो वहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, देखो 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.022। अब हम एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 23, ये तो हुआ। और बच्चों इस चार्ज की वैल्यू आती है 96487, और 487 को हम राउंड फिगर में कितना लिख देते हैं, 500, 96500 कूलाम। ये तो अगर बच्चों किसी रिएक्शन में 1 मोल कोई सब्सटेंस बन रहा है और वहां पर अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो वहां पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, 96500 कूलम। और इसी को बच्चों हम बोलेंगे 1 फैराडे। तो 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे निकल के आती है। तो जनरली हम मोल में काम करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मोल में बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, इतना नोट कर लिया आपने। चलो सपोज अगर मैं आपको बोलूं, मेरे पास एक एग्जांपल है, देखो, है ना, मैं आपको बताता हूं। हाउ मच, क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, समझने का फेर है, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ Al3+ टू Al। ये हुआ ना कि Al3+ को Al 1 मोल में कन्वर्ट होने में कितने चार्ज की जरूरत होगी। तो यहां पर देखो बच्चों, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना है Al, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो 1 मोल बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 3 फैराडे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3 × 96500, और जो भी आंसर आएगा वो उसका
चार्ज हो जाएगा कूलाम में इस एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट करने में। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इफ एनी रिएक्शन इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। इफ एनी रिएक्शन इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रॉन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी एन फैराडे। बस ध्यान रखना, तो फैराडे की वैल्यू को आपको उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं, बस फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, तो फैराडे लॉ से रिलेटेड है हमारे पास, तो हमने यहां पर देखो क्या लिखा था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, तो W बराबर ZQ, तो Z हमारे पास था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो Z बराबर होता है बच्चों देखो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस या एलिमेंट, ठीक है, बाई 96500। बस ये ध्यान रखना आपको। तो कितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा हो वो हम इससे निकालेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट मास बाई 96500 इंटू Q। बस ये ध्यान रखना आपने, इस इक्वेशन को नोट कर लो। तो यहां से आप करंट भी पता कर सकते हैं, टाइम भी पता कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास भी पता कर सकते हैं, और W का मतलब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसकी भी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करके मैं आपको बता देता हूं कैसे आता है। देखो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक सॉल्यूशन है किसका, निकल नाइट्रेट का, ये सॉल्यूशन है, और ये बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन में हम कितना करंट दे रहे हैं, 5 एम्पियर का करंट हम इसमें दे रहे हैं, कितने मिनट तक, फॉर 20 मिनट तक। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड, व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड, यानी W ढूंढना है हमें। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें हम इतना करंट इतने टाइम तक दे रहे हैं, तो ये बोलना कि निकल कितना डिपॉजिट होगा, तो वही फॉर्मूला हमने लगाना है, W इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाई 96500 इंटू Q। तो सबसे पहले बच्चों Q निकालो, तो Q बराबर होता है I इंटू T। ठीक है, तो I हमारे पास कितना है 5 एम्पियर, T हमारे पास कितना 20 मिनट, लेकिन हमें सेकंड में लेना है ध्यान रखना, तो 20 इंटू 60, जो भी वैल्यू आएगी कितना होगा, 5 दूनी 10 छके 60, यानी 600 एम्पियर आ जाएगा इसमें, है ना, तो ये ना कूलाम। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो आगे, इतना हो गया, Q हमने निकाल दिया है। अब इक्विवेलेंट मास हमने निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ निकल, तो निकल का एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट ऑफ निकल, ये शायद 57 पॉइंट समथिंग आता है ना, 58.7 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यानी N, तो देखो 58.7 बाई, यहां पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, देखो निकल नाइट्रेट निकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो देख लेते हैं यहां पर, तो निकल नाइट्रेट यानी निकल पर कितने चार्ज है, +2, ठीक है, और निकल बन रहा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तभी जाके मिल रहा है। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 58.7 बाई 2, इतना हम किसको लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास को लिखेंगे, और बातें नीचे क्या लिखेंगे 96500। तो पूरा कैलकुलेशन अगर हम करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, W इक्वल टू 58.7 बाई 2 इंटू 96500 इंटू 600, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो ग्राम में
निकल का मास हो जाएगा। तो भाई इसी तरह करना, आपको आंसर हो जाए। ठीक है, तो चलो, तो ये था हमारे पास आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया। फैराडे लॉ हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी एसिड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और उसका मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, एक और लेक्चर इसमें होने वाला, फिर फिनिश करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।